गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं आपको घनवाद पढ़ाते वक्त मैं बता रही थी कि घनवाद को प्रारंभ में कोई शिष्य नहीं मिले, लेकिन फिर बहुत सारे कलाकार, जिनमें आल्बर, ग्लेज, लोथ, पॉलिश आदि चित्रकार घनवाद के सिद्धांतों पर कार्य करने लगे। लेजे, हॉर्न, ग्रीस आदि कलाकारों ने। हालांकि जो पूरा घनवाद है वो मुख्यतः ब्राक और पिकासो के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, और उन्होंने जो जो अपनी चित्र शैली में परिवर्तन किए गए वैसा वैसा घनवाद के में होता गया, वैसा वैसा ही घनवाद के वाद जो है उनका उनका नए नए नामकरण होते रहे। और घनवाद के अंदर बहुत सारे चेंजेस हम देखने को मिलते हैं कि किस तरह कोलाज का शुरू हुआ, किस तरह से आज भी जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, आज भी जो आधुनिक कलाकार हैं, वो किस तरह से घनवाद से प्रेरित होते रहते हैं। घनवाद एक तरीके से एक आधुनिक कला का बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है। तो ब्राक व पिकासो के चित्रों में समतल आकारों का महत्व बढ़ते ही वस्तु सादृश्य समाप्त हो गया। अब उन्होंने क्या चीज़ करनी प्रारंभ करी? अब उन्होंने अक्षरों को समाविष्ट करना प्रारंभ किया, यानी कि अपने चित्रों में जो अक्षर होते थे वो आकृतियों के साथ अक्षरों को भी डालना प्रारंभ किया। गोथिक चित्रकला, चीनी चित्रकला एवं भारतीय जैन पुस्तक शैली में चित्र क्षेत्र के अंतर्गत अक्षरों को अंकित करने की प्रथा थी। ब्राक को भी ये सब देखकर उस दिशा में प्रयोग करने की प्रेरणा मिली। अक्षरों की चित्र रचना में स्थान दिए जाने से मानव निर्मित आकारों का वास्तविक आकारों से समन्वय होकर चित्रकला विशुद्ध सर्जन में ध्येय की और एक चरण आगे बढ़ी। यानी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो आधुनिक कलाकार, जो मॉडर्न कलाकार है, वो जिस तरीके से अपने चित्रों में प्रयोग करते हैं, घनवाद उनके लिए एक आधार स्तंभ रहा है। तो कल्पित व अकल्पित आकारों के संयोग से चित्र में अति यथार्थ का भाव पैदा हुआ। इसके पश्चात लकड़ी या संगमरमर के ब्राह सतहों का अनुकरण समाचार पत्रों के शीर्षकों का चित्र में समावेश वगैरह चित्र के अंतर्गत प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जाने लगा। 1912 से घनवादी चित्रकारों ने कपड़ा, दीवार, कागज, समाचार पत्र, ताश, बेत की जाली, माचिस वगैरह वस्तुओं के टुकड़ों को चित्र क्षेत्र से चिपकाकर ऊपर से सांकेतिक रेखाओं व रंगों की सहायता से चित्र रचना करना प्रारंभ किया। इससे आधुनिक कला में कोलाज पद्धति का जन्म हुआ। कोलाज पद्धति में क्या होता है कि वस्तुओं को ऊपर से चिपका कर चित्र बनाने की प्रथा का चलन होता है। पिकासो के चित्र बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद की प्रथम कोलाज कृति है। इसका समय 1912 ईस्वी है। उसी साल ब्राक ने दीवार कागजों को चिपकाकर अपना चित्र फलों की थाली व गिलास पूर्ण किया। दीवार कागज पर लकड़ी के रेशों का परिणाम दिखाया है। वह परंपरागत पद्धति से मेज़ों का हूबहू चित्रण करने के बजाय उनका सूचक रूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से चित्र में समाविष्ट करके कोलाज कृतियों द्वारा घनवादी चित्रकार अधिक वस्तुनिष्ठ बन गए। कोलाज पद्धति से पृष्ठभूमि की बनावट को कलात्मक महत्व प्राप्त हुआ। चित्र की पृष्ठभूमि में वस्तु की बाह्य सतह का प्रत्यक्ष अस्तित्व होने से चित्र को स्पर्शीयता का मूल मूल्य प्राप्त हुआ, जैसे मुलायम, कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। इस तरह से वस्तु सादृश्य का उच्चाट होने पर भी चित्रकला में वस्तुनिष्ठ गुणों का महत्व बढ़कर वह जड़वादी बन गई।
स्पर्शीयता के गुण में विविधता लाने के हेतु घनवादी चित्रकार रंग के साथ बालू, रेती, लकड़ी, बुरादा आदि पदार्थों को पट पर चिपकाते और रंगों में मिलाते थे। अब वस्तु सादृश्य के निर्माण हेतु चित्रण किए जाने के बजाय चित्र रचना के हेतु वस्तुओं का प्रयोग होने लगा। विश्लेषणात्मक घनवाद में वस्तु रचना का मूल आकारों में विश्लेषण करके चित्र रचना की जाती थी। अब संश्लेषणात्मक घनवाद में भिन्न कल्पित आकारों व पदार्थों के टुकड़े से नवीन काल्पनिक रचना की जाने लगी, जिससे कभी वस्तु का सांकेतिक रूप भी दृष्टिगोचर होता है। 1912 तक विश्लेषणात्मक घनवाद का पूर्ण विकास हो चुका था। 1911 में सलो द अदेपादा में हुई प्रदर्शनी से दर्शक घनवाद से अब काफ़ी परिचित हो चुके थे। परिवर्तनशील की स्वाभाविक कला प्रवृत्ति के अनुसार अब विश्लेषणात्मक घनवाद को नई दिशा मिलना आसान नहीं था। प्रतिभा संपन्न घनवादी चित्रकार अब विचार करने लगे कि विश्लेषणात्मक घनवाद के विपरीत पद्धति में कार्य करने से कलाकृति का निर्माण अधिक स्वतंत्रता से किया जा सकता है। ऐसी कृतियां अधिक मौलिक हो सकती है। इन विचारों से प्रेरित होकर घनवादी चित्रकारों ने विश्लेषणात्मक पद्धति को छोड़कर संश्लेषणात्मक प्रयोग करने प्रारंभ किए, जिसमें पिकासो, ब्राक, हॉर्न, ग्रीस का योगदान महत्वपूर्ण है। विश्लेषणात्मक घनवाद की मंद रंग संगति से कुछ घनवादी चित्रकार असंतुष्ट थे लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो संश्लेषणात्मक घनवाद बड़ा ही उपयुक्त था। इसके अतिरिक्त विश्लेषणात्मक घनवाद में चित्र के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के आकारों का एक दूसरे से सुसंगत समन्वय करना बहुत कठिन था। इसलिए चित्रकार के व्यक्तित्व के अनुकूल मूल आकारों की पुनर्रचना कठिन नहीं थी। तब इन सब समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से समतल कल्पित योजना व कोलाज पद्धति में प्रयोग हुए, जिसके फलस्वरूप संश्लेषणात्मक घनवाद का जन्म व विकास हुआ। संश्लेषणात्मक घनवाद में समतल आकारों की योजना के साथ साथ छटाओं द्वारा उनमें स्थान भेद दिखाया जाने लगा। जड़ पदार्थों के टुकड़े से आत्मीयतापूर्ण रक्त सौंदर्य का साक्षात्कार होते ही चित्रकारों ने वास्तु के बाहरी सादृश्य में सौंदर्य की खोज करना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे टुकड़ों में उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को अनुभव किया व उन टुकड़ों की सुसंगतिपूर्ण रचना में नई सृष्टि को बनाया। 1912 से 1914 तक कोलाज की पद्धति की बहुत सारी रचनाएं प्राप्त हुई जो मौलिक गुणों से परिपूर्ण है। 1912 में सेक्सियो दौरे प्रदर्शनी में घनवाद एवं रचना के ध्येय से प्रेरित हुए चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित हुई। इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी ने 20वीं शताब्दी की कला को नया दृष्टिकोण प्रदान किया। 1913 से व 1924 के मध्य के बहुसंख्यक कलाकार घनवादी शैली में कला निर्मित करते थे। हॉलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, एशिया व अमेरिका में घनवादी कृतियां प्रदर्शित की गई, जिससे वहाँ के तरुण कलाकारों पर घनवाद का प्रभाव पड़ा व उसका संसार में काफ़ी प्रशंसा भी हुई। कुछ विद्वानों ने घनवादी क्रांतिकारी की तुलना समकालीन साहित्य अंतर्गत नव विचारों से की गई एवं घनवाद की समीक्षा वेद की कल्पना को नॉन यूक्लिडियन ज्यामिति व समय की चतुर्था विधि से स्पष्टीकरण करने के भी प्रयत्न किए, किंतु स्वयं पिकासो ने
घनवाद की परिभाषा की है। रूप से संबंधित कला जब रूप निर्मित की जाती है तब वह एक निजी चैतन्य से जीवित रहती है। उसी प्रकार पिकासो ने स्पष्ट इनकार किया कि घनवाद में विषय वस्तु का संयोजन करने का कोई प्रश्न या संशोधन का उद्देश्य नहीं रहता। इसके आगे कहते हैं पिकासो आगे कहते हैं कि गणित, मनोविज्ञान, संगीत, वास्तु आदि भिन्न शास्त्रों के सिद्धांतों से घनवाद के स्पष्टीकरण के जो प्रयत्न हैं उनमें उनको कपोल कल्पित साहित्य से अधिक महत्व है। घनवाद के समय छेद की कल्पना का अनोखा प्रयोग ग्लेज, मोजेस व दलोने आदि की कृतियों में देखने को मिलता है। घनवाद के इस रूप को कालव्यापी घनवाद कहते हैं। मेजिस का चित्र नीला पक्षी इसका अभ्यसनीय चित्र है। स्मरणीय है कि भिन्न स्थानों या रचनाओं के प्रसंगों का एक ही रंग चित्र में अंकित करने की प्रथा परंपरागत भारतीय कला में प्राचीन काल से ही विद्यमान है। 1914 तक घनवाद के सभी सिद्धांत प्रयोगान्वित होकर अपने अंतिम रूप को प्राप्त हो चुके थे। वह इसके पश्चात परिवादी कृतियाँ अधिक स्पष्ट, रंग संगति में अधिक चमकीली व ज्यामितीयता में कठोर हो गई है और उनका स्पष्टीकरण रूप प्राप्त हुआ है। वॉन ग्रीस की इस काल की कृतियाँ सबसे अधिक तर्कनिष्ठ है। पिकासो के चित्र पाइप व गिलास का वस्तु चित्र व ग्रीस के चित्र शुरेन का आदमी इस दृष्टि से अभ्यसनीय हैं। 1921 में पिकासो ने 3 वादक शीर्षक के 2 भिन्न चित्र बनाकर संश्लेषणात्मक घनवाद को चरम सीमा तक पहुंचाया। ये चित्र संश्लेषणात्मक घनवाद की उत्कृष्ट कृतियों मानी जाती हैं। 1942 में दुनिया के सभी विकसित देशों में घनवादी कलाकृतियाँ बनने लगी थी। घनवाद के प्रणेता पिकासो ने 1925 में 3 नर्तक चित्र बनाकर घनवाद से विदा ली। इसके बाद ही घनवादी आंदोलन समाप्त हुआ एवं 20वीं शताब्दी की कला में एक अमिट प्रभाव छोड़ दिया। 1907 से 1925 तक घनवादी कलाकृतियों के परिशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि घनवादी कलाकारों की विशेषताओं में भी कुछ भिन्नता है। पिकासो, ब्राक व ग्रीस की कृतियों से अन्य घनवादी कलाकारों की कृतियाँ दर्शन रूप में स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। ग्लेज या फ्रेस्नाय या ला फोकनिया, मेजिजे, लोथ बहुत से घनवादी चित्रकार पिकासो व ब्राक की स्वयंपूर्ण वस्तुनिष्ठ रचना सौंदर्य की मूलभूत कल्पना को ठीक तरीके से समझ सके। ये बहुत ही उत्तम और अच्छी बात घनवाद के समर्थन में रही। घनवाद के सभी विद्वान अभ्यासकों का मत है कि घनवाद का मूल उद्देश्य दृष्टिकोण यथार्थवादी था। अभिव्यंजनावाद अति यथार्थवाद से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि घनवाद केवल जड़ बात से तक ही सीमित था एवं उसमें मानवीय भावनाओं का अभाव था। अतः घनवाद का सत्य रूप समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसके पूर्वगामी कलाकारों ने जड़ सृष्टि के बाहरी रूप के बारे में क्या क्या धारणाएं की, उन्होंने इसको किस ढंग से चित्रित किया एवं घनवादी चित्रकारों ने उनकी धारणाओं व अंकन पद्धतियों में क्या क्या परिवर्तन किए। घनवाद के जीवन संबंधी कोई दार्शनिक विचार नहीं थे। उनका संशोधन वस्तु सृष्टि के नेत्र पटलीय प्रभाव तक सीमित था। ग्लेज व मेजिजे की पुस्तक घनवाद व अपोलिनेयर की
की पुस्तक घनवादी चित्रकार, दोनों में कुर्वे को घनवाद का जन्मदाता माना गया है। ये वह एक दृष्टि से समुचित है क्योंकि कुर्वे कला को प्रतीकात्मकता एवं साहित्यिक, ऐतिहासिक, नैतिक व धार्मिक कल्पनाओं के बंधन से मुक्त कराती है। वे कलाकारों का लक्ष्य जड़ सौंदर्य पे केंद्रित करना चाहते हैं।